ये तो सभी जानते हैं कि आराधना फिल्म बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म थी 1969 की, जिसकी वजह से राजेश खन्ना, किशोर कुमार ये सब अपने अपने फील्ड में माहिर और बहुत मशहूर बन गए। लेकिन एक बात ये है कि इस फिल्म में जो म्यूज़िक जिस बंदे ने दिया उसको नहीं भूला जा सकता है। सभी कहेंगे एस डी बर्मन, दादा बर्मन, यानी कि सबसे बड़े जो बर्मन हैं सचिन देव बर्मन, जिनको सचिन दा कह के पुकारते थे किशोर दा। जी हाँ, उनका ही म्यूज़िक था। लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से इसमें आर डी बर्मन को लिया गया। हमने एक पिछले अध्याय में ज़रूर कहा था इसके बारे में, लेकिन विस्तार से नहीं कहा था। कितनी सारी मज़ेदार बातें आप इस चैनल के साथ बरकरार रहिए, आपको पता लगता रहेगा, ऐसे ही आप सुनते रहिए। आर डी बर्मन साहब सुपुत्र हैं पंचम नाम दिया गया था उनका। बचपन से ही जब जैसे ही पैदा हुए, थोड़े से बड़े हुए तो रोने लग गए, इस तरह से जैसे कि मानो कि उनकी आवाज़ जो है एकदम हाइट पर चली जाती थी, एक ऊंचे नोट्स होते हैं। तो दादा बर्मन ने कहा कि इनका नाम, और माता श्री ने कि इनका नाम तो पंचम ही हो सकता है, क्योंकि पंचम स्वर में गा रहे हैं। बचपन से ही उनको शौक़ था कि भिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं वो सारे बजाए जाएं, लगाए जाएं, और ढोल नगाड़े जितने सारे बजाए जाते हैं तो वहाँ पे जाके सुनते थे। अलग अलग साउंड क्रिएट करने की ताकत रखते थे, हमेशा उनकी दिलचस्पी उस तरफ थी। कोलकाता में पैदा हुए थे। उनका नाम है राहुल देव बर्मन, सचिन देव बर्मन के सुपुत्र। और राहुल देव बर्मन पैदा होते ही थोड़े बहुत पढ़ाई तो कर ही रहे थे, लेकिन उनका मन सदा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की तरफ लगा हुआ था, और वो चाहते थे कि कब सचिन दा यानी कि सचिन देव बर्मन के साथ आ जाएं कोलकाता। और थोड़े बड़े होने के बाद एक दफ़ा कोलकाता से पढ़ाई छोड़ के वो आए थे छुट्टियों में, और वहाँ पे आशा भोसले जी बैठी हुई थी। आशा भोसले सिंगर मशहूर बन गई थी तब। शी वॉज ऑलरेडी हैविंग अ करियर इन हिंदी सिनेमा। एंड उन्होंने कहा, दादा ये कौन है, यानी कि सचिन देव बर्मन को पूछते हैं कि ये कौन है, चश्मा लगाए हुए लड़का बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा ये तो पंचम मेरा बेटा है। बाद में वही आर डी बर्मन उनके आशा भोसले जी के पतिदेव बन जाते हैं, ये और बात है। लेकिन दोनों मिलके कितने सारे अच्छे अच्छे कारनामे किए, ये तो भूला नहीं जा सकता। कितने सारे म्यूज़िक दिए और साथ में गाने भी गाते थे। मोनिका यू एम माई डार्लिंग, ये तो उन्होंने खुद गाया था, आर डी बर्मन ने। कई गाने भी उन्होंने गाए हैं। 27 जून को 1939 में पैदा हुए थे पंचम दा एक महान म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, और आशा भोसले जी के साथ उनकी केमिस्ट्री ज़बरदस्त रही है। लेकिन शुरुआत जो हुई थी आराधना फिल्म के मिडल से, रूप तेरा मस्ताना क्या गाना है, लेकिन इसमें किशोर दा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दरअसल एक दफ़ा किशोर दा को आधी रात को फ़ोन आता है एस डी बर्मन के द्वारा, कहते हैं कि मैंने एक म्यूज़िक बनाया, बहुत बढ़िया गाना, और वो फिल्म है शक्ति सामंता की, और एक नया लड़का नेपाली लगता है उसको लिया गया, उसका नाम है राजेश खन्ना, तो आ जाओ प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मेरा गाना रहेगा। तो किशोर दा कुछ समझ नहीं पाया, और जैसे ही जाते हैं बहुत कॉमेडी करने के बाद अंदर लेते हैं एस डी बर्मन, क्योंकि पहले एस डी बर्मन की एक आदत है, वो चाहते हैं कि सभी बेल मार के अंदर आएँ। वो आए, मिले किशोर दा दूर से बंगलों में, लेकिन बाद में बोले कि नहीं, बेल मारना पड़ेगा आने के लिए। खैर जट बंगलों में आते हैं, और जैसे ही किशोर दा आते हैं अमित कुमार के साथ उनके सुपुत्र, कि देखते हैं शक्ति सामंता, आर डी बर्मन के सुपुत्र जो जूनियर म्यूज़िक डायरेक्टर, और राजेश खन्ना, ये सब परेशान बैठे हुए हैं, क्या चल रहा है। तो दादा किशोर दा तो समझ गए। तो बाद में उनको पता चला जो गाने का ट्यून था वो कुछ पुराने टाइप का था, थोड़ा भाटियाली, जो त्रिपुरा जहाँ को बिलोंग करते थे। एस डी बर्मन बेसिकली त्रिपुरा को बिलोंग करते थे, आर डी बर्मन भी, लेकिन बाद में कोलकाता शिफ्ट हो गए थे। लेकिन उसके बाद तो मुंबई में है, अभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है। जी हाँ, तो जब पसंद नहीं आया तो सब लोग किशोर दा की तरफ देख रहे हैं। उनको मॉडर्न म्यूज़िक चाहिए था रूप तेरा मस्ताना के लिए। तो लाख मना करने के बावजूद भी एस डी बर्मन को कन्विंस किया किशोर कुमार ने। ये जो ट्यून है, मॉडर्न ट्यून जो लेटेस्ट है और ओरिजिनल है, सब कुछ है, वो है एंड एवरग्रीन है और बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे
तुमसे ना हो जाए। एस डी बर्मन ने फाइनली एक्सेप्ट किया, कहा चलो मच्छी पकड़ने चलते हैं। उनको मच्छी खाने का बड़ा शौक़ था और किशोर दा को खिलाने का। कहा कि किशोर दा मेरे को गाना मिल गया, चलो हम ये गाना बनाते हैं बाद में। और वो गाना इतिहास बन गया। लेकिन इस गाने में आर डी बर्मन ने भी म्यूज़िक थोड़ा सा दिया। और उसके बाद एस डी बर्मन की जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो उस फिल्म के जो बाकी गाने हैं, जैसे कि कोरा कागज़ था हो बागों में बहार, तो तुमको मुझसे प्यार है, रफ़ी साहब ने, किशोर कुमार ने गाए। तो इस तरह से लता मंगेशकर जी ने भी गाया। तो ये जो गाने, इसमें आर डी बर्मन यानी कि पंचम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हालांकि उनके दादा बर्मन, उनके सुपुत्र, उनके पिता जो हैं एस डी बर्मन से काफ़ी उन्होंने मदद ली, उनके नोट्स भी लिए। लेकिन बाद में धीरे धीरे पंचम तैयार हो रहे थे 1967 में। वैसे तीसरी मंजिल में म्यूज़िक तो दे ही दिया था, लेकिन फिर भी आराधना के बाद 1969 के बाद वो बन गए थोड़े से बड़े औहदे के म्यूज़िक डायरेक्टर। और 70s में दादा बर्मन को असिस्ट भी किया और साथ में इंडिपेंडेंट म्यूज़िक भी दिया। और जैसे कि आपकी कसम जैसी फिल्मों में बहुत बढ़िया उन्होंने म्यूज़िक दिया। और एक फेमस तिकड़ी बन गई थी आर डी बर्मन यानी कि पंचम, किशोरदा, राजेश खन्ना। आपकी कसम में जो गाना है जय जय शिव शंकर, 1974 की आई फिल्म, उसमें ऐसा किया गया था कि उस फिल्म में एक जो शंकर जी के ऊपर गाना था, तो शंकर जी का मंदिर भी दर्शन करने कश्मीर में गए थे राजेश खन्ना साहब और आर डी बर्मन पर्सनल विजिट में। तो वहाँ पे जैसे ही मंदिर का घंटा बजता है, ये ख़ुद बजाते हैं, दोनों बड़े धार्मिक किस्म के होते हैं। तो वो घंटे का जो शब्द सुन के, ध्वनि उसकी सुन के, वहीं पे वो तय करते हैं कि वैसे ही मैं म्यूज़िक बनाऊंगा। उनको साउंड का बड़ा शौक़ था, तो पंचम ने वो गाना भी बनाया उस मंदिर के घंटे से, जय जय शिव शंकर। क्या फेमस गाना है, मॉडर्न आज भी चल रहा है। पंचम दा को आज उनके जन्म दिवस पर सभी याद करते हैं। और पंचम दा जो हैं, वैसे मेरे जीवन साथी नामक फिल्म में भी बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक दिया था। कटी पतंग में ज़बरदस्त म्यूज़िक दिया था। आर डी बर्मन ने एक तरह से एक आत्मा का किरदार अदा किया राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम में। राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम बढ़ता गया पंचम यानी कि आर डी बर्मन की वजह से। उसके बाद 1975 शोले, कौन भूल सकता है। 80s में आई फिल्म सत्ते पे सत्ता में बहुत ही बढ़िया काम किया, फेमस म्यूज़िक दिया आर डी बर्मन ने। आर डी बर्मन 80s में भी धमाकेदार म्यूज़िक देते गए। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि हार्ट अटैक हुआ था और सर्जरी के लिए अमेरिका गए हुए थे। तो उनके मित्र आदरणीय राजेश खन्ना साहब तुरंत पहुंच गए, क्योंकि बहुत बड़ा दिल है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम साथ में मिलके शराब वगैरह भी पिएंगे। तो मिल के ड्रिंक भी करते थे और बहुत अच्छी दोस्ती थी पंचम और राजेश खन्ना की। पंचम 80s में भी करते गए, लेकिन 87 में जब किशोर दा का देहांत हो जाता है तो पंचम रुक जाते हैं। कहते हैं कि अमित, अब शायद मैं गाना ज़्यादा नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि मैंने जो भी किया सब किशोर दा को मन में रख के। लेकिन धीरे धीरे कुछ काम किया उन्होंने, बहुत अच्छे काम भी किए उसके बाद। लेकिन उसके बाद 94 में एक बहुत बड़ा काम किया था, उनका लास्ट काम था 1942 ए लव स्टोरी। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, ये गाना जब उन्होंने बनाया था, कुमार सानू को बुला के उन्होंने गवाया था। तो लेकिन कोई उनका म्यूज़िक ले नहीं रहा था और एकदम बूढ़े हो गए थे, अकेले पड़ गए थे और बिल्कुल जो है शराब में। आशा जी भी उनसे थोड़ी बहुत अलग हो गई थी, दोनों में थोड़ी बहुत मैरिटल लाइफ में भी अनबन हो रही थी। लेकिन फिर भी म्यूज़िक ने उनको बांध रखा था तो 80s में। और वो विदु विनोद चोपड़ा जो कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं 1942 ए लव स्टोरी की, वैसे ही पहले म्यूज़िक को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन बाद में जब ये म्यूज़िक जो हमने सुना है वो जब देते हैं, फोए 1942 ए लव स्टोरी फेमस म्यूज़िकल हिट हो जाता है। लेकिन उस वक्त पंचम नहीं रहते हैं। 4 जनवरी 1994 को उनका हार्ट अटैक से स्वर्गवास हो जाता है। वैसे भी बॉडी डाउन हो चुकी थी अल्कोहलिज्म की वजह से, अकेले पड़ गए थे। लेकिन आशा जी दौड़ी चली आती हैं और खूब रोती हैं, आशा भोसले जी, और पूरा विश्व रोता है। राजेश खन्ना बहुत रोते हैं, कहते हैं कि संगीत के तार ने जोड़ रखा था दोनों को, यानी कि पंचम को और राजेश खन्ना को, और एक पर्सनल रिश्ता बड़ा ज़बरदस्त था जिसकी वजह से लाखों लोगों का मनोरंजन किया उन्होंने। पंचम मरा नहीं, ना कभी मरते हैं,
और जाते जाते एक नॉकआउट पंच देके चला गया। लास्ट फिल्म सुपर डुपर हिट म्यूजिकली।